देखिए पहला क्वेश्चन है, सिफर को टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है इनक्रिप्शन, दूसरा है डिस्क्रिप्शन, तीसरा है कोडिंग, चौथा है एनकोडिंग। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन का सेंस अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है। कह रहा है सिफर को टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया, तो सिफर मीन्स जीरो, जीरो को टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया क्या होगी? जैसे हम कोई भी चीज हम डाटा एंट्री करते हैं, लिखते हैं, अल्फाबेट में लिखते हैं, लेकिन वो कीबोर्ड से जाता किस में है? बाइनरी में, 0 1 में। तो 0 में सिफर, सिफर को ही जीरो करता है, शून्य, ठीक। तो 0 से एंट्री होता है, लेकिन जो आउटपुट आपका रिजल्ट आता है वो किस में आता है? टेक्स्ट में आता है ना। तो सिफर को टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया अब क्लियर हुआ? इनक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, कोडिंग, एनकोडिंग। मान लीजिए ऑप्शन हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो कोडिंग क्या होता है? जो हम सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए कोडिंग या कोड प्रोग्रामिंग की प्रोसेस करते हैं, या उस पर हम कोडिंग के जरिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से हम सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। एनकोडिंग होता है किसी कोड को तोड़ना, कोई पासवर्ड है उसको एनकोडिंग करना, उसको तोड़ना हुआ। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? यदि हम किसी डॉक्टर के पास जाएं तो हमको उपचार के दौरान उपचार डिस्क्रिप्शन देता है, क्या हमको खाना है, क्या हमको बचाना है, वो डिस्क्रिप्शन हुआ। जो आपको डिस्क्रिप्शन लिखेगा दवा और जो परहेज बताएगा। अब क्या बच रहा है आपका? इनक्रिप्शन। तो सिफर को टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? इनक्रिप्शन। क्लियर? दूसरा है वह उपकरण जिसमें कोई कार्य विद्युत प्रवाह द्वारा संपादित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं या वह क्या कहलाता है? पहला है डिवाइस, दूसरा है डीएक्टिव डिवाइस, तीसरा है एक्टिव डिवाइस, चौथा है नहीं। तो कोई डिवाइस है जो किससे चल रहा है? विद्युत से, इलेक्ट्रिक से चल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक के ही माध्यम से जिसमें हम कोई काम कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे? डिवाइस तो नहीं कहेंगे, क्योंकि डिवाइस कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, विदाउट इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। डीएक्टिव डिवाइस का मतलब जो एक्टिव न हो, जो काम न कर रहा हो। और एक्टिव डिवाइस का मतलब हुआ वह डिवाइस, वह यंत्र जो काम कर रहा है। और चौथा है नन। तो हमारे कंप्यूटर में ये कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक है, विद्युत डिवाइस है ना। तो जब, क्योंकि कंप्यूटर किसी एक उससे नहीं है, एक सामान है या एक डिवाइस है, उसको हम कंप्यूटर कहेंगे। ये 2-3 यूनिटों का एक क्या है? संग्रह, ठीक है। जब तक सारे यूनिट उससे कनेक्ट नहीं होंगे तब तक वो एक्टिव डिवाइस नहीं कहे जाएंगे। जैसे किसी कंप्यूटर से आप जो है कीबोर्ड को निकालें, डिस्कनेक्ट करें, तो एक्टिव डिवाइस नहीं होगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? डीएक्टिव डिवाइस हो जाएगा। एक्टिव डिवाइस का मतलब हुआ कि उस मेन डिवाइस से उसको कनेक्ट होना चाहिए, इसलिए इसमें आपका हो जाएगा एक्टिव डिवाइस। नेक्स्ट है वह सॉफ्टवेयर जो रेखा या ग्राफ
स्वयं तैयार करता है। जैसे आप किसी प्रोग्राम में है या पेंट में है, शेप ले रहे हैं, रेखा चित्र या ग्राफ शेप से ही आएगा आपका, है ना। तो उसको हम क्या करते हैं, ऑटो कैड करते हैं या डाटा करते हैं या इंफॉर्मेशन करते हैं या ऑल करते हैं। तो डाटा हम किसको कहेंगे, जो भी हम एंट्री करेंगे वो हमारा डाटा होगा। इंफॉर्मेशन क्या होगा, कि जो भी हम कीबोर्ड के माध्यम से डाटा एंट्री करते हैं उसकी जो सूचना बाइनरी में जाएगी वो इंफॉर्मेशन होगा। इसलिए ऑल नहीं हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटो कैड। कोई भी रेखा चित्र आप डिफाइन कर रहे हो, खींच रहे हो, तो किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार होता है, ऑटो कैड के माध्यम से। क्लियर। नेक्स्ट है प्रथम कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज क्षमता थी। स्टोरेज क्षमता का मतलब हुआ कि उसमें हार्ड डिस्क या रैम यूज की गई, तभी तो स्टोरेज क्षमता आएगी। तो मार्क फर्स्ट है या यूनिवैक फर्स्ट है या एडसैक है या एडवैक है। तो मार्क फर्स्ट कौन सा कंप्यूटर था, आपका प्रथम इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक कंप्यूटर था, जिसको IBM ने बनाया था। ठीक है। यूनिवैक कौन सा था, ये प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर था। और एडवाइक कौन सा था, ये तो एडवाइक के एनिएक के मतलब अपडेट करके जब बनाया गया। हाँ, इसका जो है स्ट्रक्चर वेरीफाई किया गया था। ठीक है। और एडसैक वो कंप्यूटर था जिसमें प्रथम बार आपकी स्टोरेज डिवाइस यूज की गई थी। इसमें आपका 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा। तो प्रथम डिवाइस किसमें यूज की गई, स्टोरेज क्षमता एडसैक। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोसेसिंग के दौरान डाटा निर्देशों को स्टोर करना कहलाता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एक्यूमुलेटर, असेंबलर। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर ये क्या है, ट्रांसलेटर। ठीक है। ये अनुवादक सॉफ्टवेयर हैं जो अनुवाद करते हैं बाइनरी से मशीनी में, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर है जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के दौरान डाटा निर्देशों को स्टोर करना कहलाता है। जैसे हम कोई भी डाटा एंट्री कर रहे हैं तो उस डाटा को ये क्या करता है, ले जाके स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, जो प्रोसेस करके आपको क्या देता है, आउटपुट देता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर द्वारा दिए जाने वाले निर्देश जिसमें इनपुट आउटपुट प्रक्रिया संपन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, फ़ॉन्ट, आइकन, सॉफ्टवेयर ग्रेड कोड, गे कोड। तो पहला फ़ॉन्ट हम किसको कहते हैं, हम लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर को फ़ॉन्ट कहते हैं, इसलिए नहीं होगा। आइकन क्या है, प्रोग्राम का जो लोगो है उसको हम आइकन कहते हैं, इसलिए भी नहीं होगा। सॉफ्टवेयर क्या है, निर्देशों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो क्या बच रहा है, गे कोड, यही हम कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है सिस्टम सॉफ्टवेयर, रेडीमेड सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज या न। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये जो है हमारे सिस्टम को चलाने में मदद करता है, इसलिए MS ऑफिस सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता, क्योंकि MS ऑफिस हमारे सिस्टम को चलाने में सहयोग नहीं करता। दूसरा है रेडीमेड सॉफ्टवेयर। रेडीमेड का मतलब हुआ कि जिसको हम तुरंत खरीदे, तुरंत यूज करें,
रेडीमेड तो वही हुआ जैसे हम कपड़े सिलाते हैं या पहले सिलाते थे तो पहले कपड़ा लेते थे फिर टेलर के यहाँ देते थे तो सिलता था तब हम पहनते थे। रेडीमेड में क्या है कि हम सिलाया गए दुकान पे तुरंत पहन लो। भाई सिलाने में हमको हो सकता है हफ्ते 1 दिन 2 दिन 10 दिन का समय लगे, ये टेलर के ऊपर डिपेंड है। रेडीमेड में क्या है दुकान पे गए तुरंत पहन लिए, है ना, तो वो रेडीमेड हुआ। तीसरा है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज क्या होता है, हमारे सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है। वो सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करते हैं वो यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं। इससे डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, ये डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर भी कहे जाते हैं, क्या काम करते हैं, ये होते हैं एंटीवायरस। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये MS ऑफिस रेडीमेड सॉफ्टवेयर, ये हमको क्लोज सोर्स होता है, इसको हमको खरीदना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है MS वर्ड में डिफॉल्ट व्यू होता है। एक आंसर मनीषा बताओ तो क्या हो? इत्मीनान से बताइए, फ्री माइंड बताइए, या कोई आपको मार्किंग नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फ्रेश मूड से बताइए क्या इसमें आंसर होगा। पहला ऑप्शन है सेव डॉक्यूमेंट, दूसरा ओल्ड पेज, तीसरा है न्यू पेज, चौथा है नन। सेव डॉक्यूमेंट जो होगा वो पहले से हमारा डॉक्यूमेंट बना के जिसको हम सेव कर चुके हैं वही होगा ना। दूसरा है ओल्ड पेज, ओल्ड पेज और सेव डॉक्यूमेंट में कोई अंतर नहीं है, जो भी हमारा सेव डॉक्यूमेंट है वो ओल्ड पेज ही होगा, न्यू पेज नहीं होगा। और हमको डिफॉल्ट व्यू तब होगा हर चीज का जब हम न्यू पेज में जाएंगे। जब हम न्यू पेज खोलेंगे तो हमारी फॉन्ट डिफॉल्ट क्या है, फॉन्ट साइज डिफॉल्ट क्या है, मार्जिन डिफॉल्ट क्या है, हमको कहां से क्लियर होगा, न्यू पेज से। तो न्यू पेज हमारा कौन शो करता है, कौन वो करता है, लेआउट करता है, इंटरफेस करता है न्यू पेज। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, MS वर्ड में ड्राफ्ट कैब किस मेनू में पाया जाता है। ड्राफ्ट कैब से पहले ये क्या होता है ये बताइए। किसी भी पैराग्राफ का फर्स्ट कैरेक्टर हम उसको कितना मार्जिन दे सकते हैं, हाईएस्ट कितनी लाइन तक जा सकता है। हम उसको 8 से 10 लाइन तक ले जा सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर, अगर एक पैराग्राफ का हेडिंग हम बनाना चाहें फर्स्ट कैरेक्टर को, फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को, तो ड्राफ्ट कैब में जाएंगे, सेटिंग में उसको हम 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन 8 लाइन तक हम ड्राफ्ट कैब करके उसको सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका, किसमें मिलेगा, इंसर्ट में। इंसर्ट मेनू में आपका ड्राफ्ट कैब ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट है MS वर्ड में अधिकतम फॉन्ट आकार कितने पॉइंट तक होता है। साइज नहीं पूछ रहा है, पॉइंट पूछ रहा है। साइज का मतलब हुआ आपका फुल साइज कितना है 7:2 MS ऑफिस के लिए, लिब्रो ऑफिस के लिए क्या है 96 है हाईएस्ट। तो कह रहा है कि पॉइंट का मतलब हुआ कि हम फुल जूमिंग करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, ग्रो फॉन्ट या जूमिंग से हम अधिकतम कितना बढ़ा सकते हैं वो पॉइंट में आपका चला जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है पहला ऑप्शन है 1238, तीसरा है 1433, तीसरा है 1638, चौथा है 9। तो हाईएस्ट पॉइंट है इसका 1638।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन बताइए, नए पुराने सभी लोगों के लिए हो सकता है नया लगे, कुछ लोग आ भी सकता है, ऐसा नहीं, इसको कई बार बता चुके हैं। शिफ्ट प्लस इंसर्ट फॉर एमएस वर्ड, एमएस वर्ड के लिए शिफ्ट प्लस इंसर्ट किस यूज में आएगा, किसका शॉर्टकट है? पेस्ट का, रिप्लेस का, फाइंड का, नन का? पेस्ट का। कंट्रोल V के साथ साथ शिफ्ट प्लस इंसर्ट भी पेस्ट का ही काम करता है, इसलिए इसमें हो जाएगा पेस्ट। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में कॉलम के बीच की कम से कम दूरी क्या है? 1.1, 1.0, 0.5, 0.8। एमएस वर्ड में कॉलम कब आएगा? जब हम टेबल में जाएंगे। इंसर्ट मेनू में टेबल में जाएंगे। टेबल आपका कितने टाइप से आप बना सकते हो? इंसर्ट करेंगे डायरेक्ट रेडीमेड, एक रेडीमेड, एक इंसर्ट करेंगे और एक वो ड्रैग कर देंगे। तीन, एक लास्ट में बना बना रेडीमेड टेबल है। चार ऑप्शन हो गए आपके टेबल के लिए। तो उसमें जब हम टेबल बनाते हैं तो कॉलम के बीच की कम से कम दूरी क्या होती है? 0.5। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में न्यू पैराग्राफ के लिए किस की का यूज होगा? शिफ्ट, बैक स्पेस, कंट्रोल और इंटर। हमको नया पैराग्राफ लेना है, इंटर हम जब प्रेस करेंगे तो हमारा नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, कौन सा बार एमएस वर्ड में नहीं होता है? मेनू बार, टाइटल बार, स्टेटस बार और फार्मूला बार। फार्मूला बार ये नहीं होता है क्योंकि ये एक्सेल में होता है, एमएस वर्ड में होने का सवाल ही नहीं है, इसलिए आपका हो जाएगा फार्मूला बार। नेक्स्ट है, कौन सा एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है? एमएस ऑफिस 2007, एमएस ऑफिस 2021, एमएस ऑफिस 2012, एमएस ऑफिस 2009। 9 नहीं है क्योंकि 7 के बाद 10 आया है, उसके बाद फिर 12 आया है, फिर 14 आया है, फिर 16 आया है, फिर 19 आया है, 19 के बाद 21 आया, इसमें हो जाएगा एमएस ऑफिस 2009। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग क्या है? जब हम एमएस वर्ड का न्यू पेज खोलेंगे तो उसमें ऊपर और नीचे की लाइनों के बीच की जो दूरी है वो सामान्यतः या मैनुअल हमको कितनी मिलती है? 1.0, 1.15, 3.0 और 2.0। डिफॉल्ट पूछ रहा है, मिनिमम मैक्सिमम नहीं पूछ रहा है। डिफॉल्ट है आपका 1.15, इसमें 3 क्वेश्चन आपका बनेगा। मिनिमम पूछता है तो 1.0 है और मैक्सिमम पूछता है 3.0 है। ठीक। नेक्स्ट है, एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे जाता है। 1.0 पहला ऑप्शन, दूसरा है 0.5, तीसरा है 1.5, चौथा है 0.25, 0.25। प्रतिभा तुम बताओ, कहाँ से की क्वेश्चन कई बार पढ़ा है? घुमा दीजिए, कुछ ले लीजिए।
कितना जाएगा? कमलेश को ले लिखा है बता मोबाइल टेढ़ कर 0.5। एक बार हम टैब बटन दबाते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि हम 2 बार स्पेस बटन को दबा रहे हैं, उतना हमारी स्पेसिंग एक बार टैब बटन दबाने पे होती है ना। अगर मान लीजिए टैब दबाने पर 0.5 जा रहा है तो स्पेसिंग की, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस तरह पूछ दे रहा है कि एक बार स्पेस बटन को प्रेस करने पे आपका कर्सर कितना जाएगा, तो उत्तर कितना आएगा? 0.25। ये नॉर्मल है, कर्सर एक बार प्रेस करने के लिए ये दूरी आएगी, और टैब अगर दबाएंगे तो इसका जो डबल हो जाएगा 0.5। क्लियर? आप लोग क्वेश्चन ये है, अब बताइए।